एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे +1 केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका जो सेकंड टॉपिक है ये लेक्चर 2 है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, जहाँ पे नाम से वैसे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, बट इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है उसके अंदर जो टोटल मास प्रोडक्ट का आता है आफ्टर रिएक्शन वो किसके इक्वल आता है? हमेशा रिएक्टेंट का जो मास है उसके इक्वल रहेगा। इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को लैंडोल्फ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। लैंडोल्फ ने अपने एक क्या लिया, उसने ली एक एच शेप्ड ट्यूब ली। उसने क्या किया, उसने एच शेप्ड एक ट्यूब ली, उसके अंदर क्या किया, उसने दोनों एंड्स को क्या किया, सील कर दिया कुछ टाइम के लिए, और उसके अंदर दोनों का जो है मास उसको मेजर कर लिया। एक एंड में क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरी लिम्ब के अंदर क्या डाल दिया, एच शेप ट्यूब के अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दिया। इसको लैंडोल्फ अपरेटस भी बोलते हैं, जो उसने ये एच शेप ट्यूब यूज़ की अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो उसने क्या किया, कुछ टाइम के बाद उनको जब मिक्सअप होने दिया, रिएक्शन को होने दिया, प्रोसीड किया जैसे ही रिएक्शन, तो उसके बाद क्या फॉर्म हुआ, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड की जो प्रेसिपिटेट्स है वो फॉर्म हो गए। तो उसके अंदर उसने क्या देखा कि जो मास प्रोड्यूस हुआ सिल्वर क्लोराइड या सोडियम नाइट्रेट का, वो किसके इक्वल आया, ओवरऑल जो मास इसका टोटल वो किसके इक्वल आया, जो रिएक्टेंट का मास था सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के मास के इक्वल आया। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लैंडोल्फ ने प्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। देन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a pure chemical compound always contains same element combined together in the same definite proportion by weight। जो भी कोई प्योर केमिकल कंपाउंड होगा वो क्या होगा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे होंगे वो चाहे डिफरेंट वे से एक दूसरे के साथ डिफरेंट रिएक्शन दे रहे होंगे, बट वो जब भी कंबाइन करेंगे उनकी रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी। उनकी रेशो क्या रहेगी, सेम रहेगी बाय देयर वेट। उसके वेट के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस क्या है, वो डिफरेंट वे से प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय बर्निंग ऑफ कोल और कैंडल को, जब कोल या कैंडल को जब भी हमें पता है कि बर्निंग के लिए हमेशा एयर की प्रेजेंस नेसेसरी होती है। ऐसे ही रेस्पिरेशन के थ्रू भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ऐसे थर्ड है बाय हीटिंग लाइमस्टोन। अगर लाइमस्टोन को हीट करें तब भी कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे जब HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करवाया जाता है मार्बल पीसेस के साथ, तब भी जो गैस प्रोड्यूस होती है वो कौन सी गैस होती है, वो होती है CO2 गैस। इन सब केसेस के अंदर प्रोड्यूस तो CO2 ही हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, बट इनके अंदर क्या एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जब भी ये प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, उनकी रेशो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। वो कितनी रहेगी, 3:8 में ही वो कंबाइन करेंगे। सो ये था सेकेंड लॉ जिसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इट मीन्स कि जो केमिकल कंपोजिशन है, जो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं किसी भी रिएक्शंस के अंदर, तो वो उनकी कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी उनके वेट की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। थर्ड लॉ की तरफ प्रोसीड करते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the masses of the element which combine with the fixed mass of the other are in a simple whole number ratio। According to this law, जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, तब उस टाइम के ऊपर जो कंबाइन कर रहे एलिमेंट होते हैं उनकी जब वो मास कंबाइन करते हैं तो उनका जो थर्ड एलिमेंट है जिसके साथ वो कंबाइन करते हैं, तो उसको वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स लेके चलते हैं। तो जो रेशो आती है वो रेशो क्या आती है, सिंपल होल नंबर रेशो आती है जो प्रोड्यूस होती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। लेट अस सी कि नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ 5 वे से कंबाइन कर सकता है। जो ऑक्साइड 5 तरह के 5 डिफरेंट टाइप्स के क्या है ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है।
उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस है, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। ये 5 तरह के जो है ऑक्साइड्स फॉर्म करता है नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तब जब इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया जाता है, तब नाइट्रोजन की रेशो को क्या ले लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है। नाइट्रोजन को 14 पार्ट्स को फिक्स कर लिया जाता है उसकी रेशो के अंदर। तब जो उनकी रेशो आती है वो कैसे आती है, इस तरह से आती है 8:16, रेशो 24, रेशो 32, रेशो 40। अगर इसकी सिंपल होल नंबर रेशो निकाली जाए तो ये कुछ इस तरह से होती है 1:2, रेशो 3, 4, ऐसी कुछ रेशो आती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट अस सी, इस कॉलम को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 5 ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, ठीक है। इन डिफरेंट ऑक्साइड को मैंने पहले 4 कॉलम बनाए हैं। फर्स्ट जो कॉलम है उसको मैंने ए से डिनोट किया है, फिर बी से, फिर सी से। जो डी कॉलम है उसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमने नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये फॉर्मूले से ही हमें मिल जाएगा। अगर NO ले रहे हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन कितना है, 1 पार्ट है, ऑक्सीजन भी कितना है, 1 पार्ट है। इट मीन्स कितना आ गया, हम उनका सिंपल उनका एटॉमिक मास को लिख लेंगे। नाइट्रोजन फर्स्ट कॉलम में, इसका नाइट्रोजन कितने पार्ट ले रहे हैं, 1, तो इट मीन्स 14। ऐसे ही फिक्स्ड वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 1 पार्ट है, तो 16। थर्ड कॉलम आप ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि सारे के सारे के अंदर जितने भी सीरियल्स हैं 1 to 5, यहाँ पे क्या है, हर एक के अंदर इसको क्या ले लिया, नाइट्रोजन की वेट को फिक्स कर लिया। सो फोर्थ कॉलम के अंदर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे क्या लिया गया है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है 14 पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन के साथ। इसका मैंने एक सिंपल फॉर्मूला के साथ इसको इजी करने की कोशिश की है, तो आप भी इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हो। बी को जो है डिवाइड करेंगे ए और सी का जो डिवीज़न प्रोडक्ट है उसके साथ। कॉलम बी जो है मैंने इसके अंदर जो बी से डिनोट किया है उसको डिवाइड करेंगे ए और सी का जो डिवीज़न प्रोडक्ट है उसके साथ, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि कॉलम नंबर 1 के अंदर डिवीज़न प्रोडक्ट है। देखो 14 को अगर 14 से आप डिवाइड करोगे, 14 को आप डिवाइड करोगे 14 के साथ, तो कितना आ गया आपके पास, 1। ऐसे ही अगर आप 14 को 28 से, सीरियल नंबर 2 से लेके 5 तक 28 ही है नाइट्रोजन का जो मास है, N2 ही लेके चल रहे हैं, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ गया, 28। तो 28 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 2 आएगा हमारे पास डिवीज़न प्रोडक्ट ए और सी का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ईजी यहीं पे कर रही हूँ, तो मैं इसको बाद में बार बार डिस्कस नहीं करूँगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी आप सेकंड कॉलम के अंदर जाओगे, N2 2 पार्ट है नाइट्रोजन, इट मीन्स 14 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया, 28, ठीक है। 28 लेके चल रहे हो। देन उसके बाद फिर से अगर आप 28 है तो ऑक्सीजन कितने पार्ट है, 1 पार्ट है सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है, तो 16। तो एज सच ऑक्सीजन कितना रह गया, 16। ऐसे थर्ड फिक्स्ड वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, हमने 14 ले लिया था, तो कितना आ गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, बी डिवाइड बाय डिवीज़न प्रोडक्ट ए और सी का कितना है, ए कॉलम में कितना है हमारे पास 28 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ तो आंसर कितना आ गया 8। ऐसी N2O3 के अंदर यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी गलत लिखी गई है, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, N2 है, मतलब 14 2 28। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है, O3 है, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना आ गया 48। तो हमने फिक्स ले लिया है नाइट्रोजन का वेट, तो फिक्स ही ले लिया 14, तो कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाय 28 कितना आ गया हमारे पास 2 को 48 से डिवाइड करेंगे 24 हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेशो आ गई। ऐसे ही फोर्थ के अंदर देखो N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, तो इसके अंदर क्या है 28 क्या हो गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हैं, 4 पार्ट्स ऑक्सीजन है, मतलब 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 64। तो 14 को 28 से डिवाइड करेंगे, जो लास्ट कॉलम है उसके अंदर ए को सी से डिवाइड करेंगे, 14 को 28 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2, तो 2 को बी से डिवाइड करेंगे, बी कितना है 64, तो कितना आ गया 32। ऐसे ही जो लास्ट है फिफ्थ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसके अंदर कैसे आएगा 28 नाइट्रोजन 2 पार्ट्स है तो 28। ऐसे ऑक्सीजन कितने हैं 5 पार्ट, 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 80 को अगर डिवाइड करेंगे हम 2 से तो कितना आंसर आया हमारे पास 40। तो रेशो कितनी आ गई इसकी, अगर फर्स्ट और सेकंड को 16 और 8 को रीअरेंज करें तो रेशो कितनी आ जाएगी हमारी, तो रेशो आ जाएगी हमारी
8:16:24, 32:40। तो ये आ गई हमारी रेशो। अगर हम इसको भी सिंपल होल नंबर रेशो निकाल लें तो सिंपल 8 का टेबल है। अगर आप देखो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। तो वो सिंपल होल नंबर रेशो क्या आ गई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, वो आ गई 1:2:3:4:5। तो ये हमने क्या किया, इलस्ट्रेट किया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन को हमने इलस्ट्रेट किया। अभी नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हमारे फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। अभी इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट then their ratio will be same or simple multiple of the ratio in which they combine with each other। तो जब इसके अंदर क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको रीड आउट करें तो क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ सेपरेटली कंबाइन करते हैं और उनका जो रेशो आती है वो किसके इक्वल आते हैं, थर्ड जो एलिमेंट है उसकी सिंपल होल नंबर रेशो के इक्वल आती है। ठीक है, इसको अगर हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं, जो H2 जो हाइड्रोजन सल्फ़र और ऑक्सीजन, हमारे पास 3 एलिमेंट है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन और सल्फ़र 2 वे से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं। या तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन करेगा तो H2O फॉर्म कर देगा। ऐसे हाइड्रोजन अगर सल्फ़र के साथ कंबाइन करेगा तो H2S फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड या वाटर की फॉर्मेशन हो कर देगा। ऐसे थर्ड वे है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर वो भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करे तो वो क्या करेगा, सल्फ़र और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करे तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी रेशो क्या होती है 1:1 होती है। तो ये सिंपल इनकी क्या है रेशो दी गई है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन। इसी एग्जाम्पल को हम सल्फ़र, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो एग्जाम्पल है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, 2:16 के अंदर। H2O मीन्स 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 2 मास हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना है 16। तो उनकी जो सिंपल होल नंबर रेशो कितनी आई 1:8। ऐसे H2S के अंदर क्या है रेशो कैसे आ रही है 1:16। कैसे, 2 हाइड्रोजन है और 1 सल्फ़र है, सल्फ़र का वेट कितना है 32, तो 2:32 कितनी आ गई 1:16। ऐसे सल्फ़र डाइऑक्साइड की रेशो में कैसे आया SO2, 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फ़र, 32:32 कितनी आ गई 1:1। अगर हम इसकी सिंपल होल नंबर रेशो निकालें तो कैसे आ रही है 1:8:16। तो ये भी क्या आ गई सिंपल होल नंबर रेशो आ गई। तो ये हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो आज हमने 4 लॉज कौन कौन से डिस्कस किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ मास। ठीक है, ये हमने 4 लॉज आज डिस्कस किए। इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल, इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।